वेल हेलो स्टूडेंट्स, जनरली आज का टॉपिक हमारा सेल ऑर्गेनल्स पार्ट नंबर 5 बायोलॉजी क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस। अच्छी तरीके से हमने सब कुछ कवर किया है पहले 3 वीडियोस के अंदर, लेकिन ये 4th वीडियोस के अंदर हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 5 भी निकलेगा जल्दी ही, मुझे पता है। पार्ट 5 में ही हर एक चीज़ को कवर करेंगे अच्छी तरीके से। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे आप तो एक कॉपी और एक पेन के ही साथ बैठना है। अगर आप कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा, जो भी आपने स्टेप बाय स्टेप समझा उसे आप लिखेंगे तो आपको हर एक चीज़ याद होगा। हमेशा याद रखना, बायोलॉजी के अंदर स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को रटना है। और इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दूंगा क्योंकि इसमें लाइन टू लाइन हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। लाइन टू लाइन हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, एमसीक्यूज के लिए एंड हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यही आशा करता हूँ आपको समझ में आए हर एक चीज़। प्लीज़ यार, एक रिक्वेस्ट है, आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आप बस पढ़ने में ध्यान दीजिए, जितना हो सके शेयर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। कि ये नहीं कि मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ, देखो अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करो, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो कोई आपकी भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप सभी का। देखते हैं आगे हम सेल ऑर्गेनल्स हैं क्या, एक बार देख लेते हैं। एवरी सेल हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, जगह नहीं था, ऊपर फ्लूइड लिखा है। फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है एक बार समझ लेते हैं हम। देखो, जो भी सेल होता है उसके पास फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब एक टाइप का फ्लूइड मतलब एक टाइप का मटेरियल। देखो, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, लेकिन न्यूक्लियस को छोड़ के भी एक फ्लूइड रहता है। कौन सा फ्लूइड रहता है वो देखते हैं हम। तो वो जो भी फ्लूइड रहता है उसको छोड़ के, किसको, सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही है, लेकिन न्यूक्लियस को आप छोड़ दीजिए। न्यूक्लियस के अलावा एक फ्लूइड रहता है। फ्लूइड का नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज टुगेदर। अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों अगर साथ में होते हैं जब, तो इनको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज कॉइन्ड बाय प्लैंकिंजे परकिंजे इसके इस नाम से कॉइन किया गया था, मतलब इस नाम से ही परकिंजे के थ्रू प्रोटोप्लाज्म आया था। इसे आप रख लीजिए अच्छी तरीके से। इट हैज़ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं उस जिसको हम पढ़ेंगे सारी की सारी, जिसमें है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes, mitoचॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूलेज। ठीक है, तब स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखो 3 या 4 मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से बता दूंगा, लेकिन 3 या 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसमें मैंने जैसे बताया हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को दोस्तों पढ़ना होगा। एक बात याद रखना, एक थोड़ा आपको 2 मिनट के लिए थोड़ा बात सुन लीजिए मेरी आप, कि रिवीजन जितना हो सके करना। रिवीजन जितना अच्छा होगा उतने तगड़े मार्क्स आएंगे आपके। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। इफ यू आर नॉट रिवीजन टाइम टू टाइम, दैट्स अ वेरी बैड फॉर यू। बहुत ही खराब होगा आपके लिए। तो रिवीजन करते रहिए, जितना रिवीजन होगा उतना अच्छा होगा। और केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर रिवीजन होता है, कैसे होता है, पहले पहले बार में 1 घंटा, दूसरी बार जब रिवीजन करोगे तो आधा घंटा, तीसरी बार में 10 मिनट तक आप आ जाओगे। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहना। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि हर एक चीज़ को समझना पड़ता है, तो उसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार इंसान समझ गया तो वो लिख देता है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर रटना होता है, जैसे कि मैंने बताया अदर वीडियोज़ में भी, इसमें भी बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ नए सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आजकल 2 या 3 सब्सक्राइबर्स मेरे देखने के लिए मुझे आते हैं एंड बताते हैं कि भैया हम रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या फिर रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं आपके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मुझे देख रहे हो और आप समझ रहे हो कुछ। और आपके लिए प्लीज़ बताते रहिए कि आपको कैसा लगा जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का कि आप मेरे सारे वीडियोस को देख रहे हो और अपना प्यार दे रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। धन्यवाद आप सभी का जो मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए। ठीक है, कम टू द पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये होता क्या है एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखो, बायोलॉजी के अंदर आपको जैसे पता है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स होते, रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो, लेकिन नहीं हो तो कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा बायोलॉजी में प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत हो जाता है, तो स्पेलिंग सही है लेकिन प्रोनाउंस दिक्कत हो तो प्लीज़ यार, ये मेरी गलती है, सॉरी। हाँ, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलस एंड वेसिकल्स। ठीक है, टेबुलस एंड वेसिकल्स। अब इसे हम आगे चल के पढ़ेंगे या फिर डायग्राम के थ्रू बताऊंगा मैं आपको कि ये होते क्या हैं। तो बाउंड ट्यूबुलस एंड वेसिकल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहने का अर्थ है लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन का। कैसे मेम्ब्रेन का, बाउंड ट्यूबुलस एंड वेसिकल्स का। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। 2 टाइप्स के इंडोकलम रेक्टिकुलम होते हैं। देखो, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि भैया या फिर सब, कि हमें 5 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन आया, तो अब 5 नंबर में पूछा व्हाट इज द सेल ऑर्गेनल्स, तो हमें क्या, अब एक पांचों के बारे में पूरा इतना लिखना पड़ेगा अच्छी तरीके से? नहीं, गलत बात, इतना नहीं लिखना होता है कि कभी भी। बताता हूँ कैसे कैसे करना होता है। जब मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं लिख दीजिए, 2-3 पॉइंट। 5 नंबर का कोई पॉइंट है, मान लीजिए 5 नंबर का कुछ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है आपका,
5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसमें मिनिमम 12 या 13 पॉइंट से लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। 12 13 जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट ये, 3 पॉइंट, ऐसे करते करते 15 पॉइंट। 13 14 भी बहुत है, 13 14 मतलब मैक्सिमम मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब आपसे जैसे मैंने बताया 5 नंबर का है, तो पहले इसकी डेफिनेशन दे दो, टाइप्स के कितने होते हैं, बस ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडोप्लाज्मिक क्या है, अब इसकी ये तो बताने पड़ेंगे अच्छे से, एक स्टेप बाय स्टेप। इसमें 3 पॉइंट बता दो, दूसरे वाले में 3-4 पॉइंट बता दो, चौथे वाले में 3-4 पॉइंट बता दो, ऐसे करते 5 हैं तो पाँचों में 2-2 3-3 पॉइंट बता दो। सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया यार 2 नंबर का आया और मैं पूरा लिख के आया, नहीं, टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट एग्जामिनेशन में नहीं करना है आपको। 2 नंबर का आया तो 2 नंबर के हिसाब से यानी 4 पॉइंट लिखना है, बस ज़्यादा नहीं लिखना है। 2 नंबर का आया तो बस इतना ही लिखना है, इसके बारे में नहीं बताना है। 5 नंबर का आया तब बताना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये बेसिक नॉलेज आपकी होगी, अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, फ्री की नॉलेज है, आप रख लीजिए और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी ये। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रेक्टिकुलम यहाँ ने लिखा तो इसलिए यहाँ लिख दिया है, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसका फुल फॉर्म आता है एमसीक्यूज में, हमेशा याद ध्यान देना। इसमें वापस बोल रहा हूँ, बायोलॉजी में स्टेप बाय स्टेप जितने मैंने नोट्स लिखा है उसे हर एक चीज़ को पढ़ना है, ये नहीं कि छोड़ दूँ। स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट्स पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज बड़े खतरनाक बनते हैं। एमसीक्यूज हो गए एंड क्या क्या किसने किसने डिस्कवर किया ये भी पूछ सकते हैं आपके सब्जेक्ट टीचर जो भी हों, ठीक है। तो कहाँ गया अपना रफ इंडोप्लाज्मिक, इट्स लुक रफ बिकॉज रिबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस। अब ये क्यों क्यों रफ इंडोप्लाज्मिक है, क्योंकि रफ है, क्योंकि ये रफ दिखता है बिकॉज ऑफ रिबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी ड्राइंग कि आपको समझ में आए अच्छी तरीके से, एनसीईआरटी है तो क्या दिक्कत। तो देख लीजिए आप अच्छी तरीके से, इसको प्लाज्मा बता ही दिया था, इसको जूम थोड़ा सा कर दिया जाए। अच्छा, तो देख सकते हैं आप। अब इसमें देखिए गोल्गी अपरेटस ये है, ठीक है। गोल्गी अपरेटस जिसमें मैंने बताया, गोल्गी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन सारों चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। न्यूक्लियस पढ़ ही चुके हैं, सेल के अंदर देख सकते हैं न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो ही चुका है, लाइजोम्स, रिबोसोम्स एंड माइटोचोंड्रिया ये अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ क्या रहे थे, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्मूथ स्मूथ, जैसे कि मैंने बताया रफ, दो था, रफ था एक स्मूथ था। तो रफ वाला देख सकते हैं आप ड्राइंग के अंदर, अपने एनसीईआरटी किताब एक बार खोल लेना अच्छी तरीके से, जो बता रहा हूँ उसे समझना, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इसके अंदर रफ, तो रफ ये रहा, ठीक है। इस सेल्स के अंदर यही रफ है, ठीक है, यही रफ है। और स्मूथ में क्या है भाई, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ये है, ठीक है। स्मूथ में जो चीज़ स्मूथ रहती है, रफ में क्या होता है थोड़ा रफ रफ टाइप का हो जाता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। आशा करता हूँ आपको एक चीज़ समझ में आया हो, न्यूक्लियस इसे कहते हैं। हाँ, ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने सब्जेक्ट टीचर से कंफर्म कर लेना कि सर कौन कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उसे हमें बता दीजिए, वो बता देते हैं, ठीक है। नहीं बताएं तभी भी ऊपर से पूछना डायग्राम आएगा कि नहीं एग्जामिनेशन में फिर टेस्ट में, ठीक है। तो स्मूथ और ये रफ आपने देख ही लिया है, खाली समझने के लिए वो था, बाकी तो यही छाप देना आप, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस ई आर दो ही चीज़ें और इसमें है, एक बार इंडो, ये तो पढ़ाया नहीं मैंने, एक बार पढ़ा देता हूँ। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इट्स लुक स्मूथ बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड टू इट्स सरफेस, दे आर साइट्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज। एस ई आर हेल्प्स इन द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स टू कैरी आउट बायोकेमिकल एक्टिविटीज। एस ई आर मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। इसके बारे में थोड़ा 2 पॉइंट है कि ये जो होता है हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है बताता हूँ आपको, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स तो पता ही होगा, क्लास 8 में पढ़े थे आपने। हार्मोन्स को कैरी आउट करता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज के थ्रू। एस ई आर क्या है, एस ई आर मतलब मैंने बताया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है डेटॉक्सिफाइज मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स फ्रॉम द सेल। मतलब ये मतलब डेक्टोसाइफाइज मतलब ये बचा देता है, जो भी जहरीले पॉइजन्स एंड ड्रग्स सेल्स के अंदर होते हैं वो ही बचाता है। कौन बचाता है, अपना स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और ई आर मतलब होता है अपना इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम serves a channel for the transport of a material between various region of the cytoplasm and the nucleus। और ये मतलब समझ लीजिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बताता है। कौन, ई आर मतलब होता है इंडो, शॉर्ट में लिख दिया है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, प्रोटीन्स एंड फैट्स मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ई आर। ई आर मतलब होता है, लिख देना पूरा, ई आर मत लिखना, ठीक है, पूरा लिखना होगा आपको, ये ध्यान देना, पूरा लिखना, ये नहीं कि भैया छोड़ दूं मैं, पूरा लिखना है आपको। ई आर हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। कौन, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। गोल्गी अपरेटस एक बार देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू, फिर पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट वाज द फर्स्ट डिजाइन बाय अ साइंटिस्ट गैमेलियो गोल्गी, कैमेलियो गोर्गी, ठीक है। साइंटिस्ट कैमेलियो गोर्गी ने ही गोल्गी अपरेटस का क्या बोलते हैं डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था। इट हैज़ अ सिस्टम ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स कॉल्ड क्राइटर्म्स। एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन अबाउट अ वेसल्स, जिसके अंदर मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन है, मतलब एक सिस्टम मतलब एक जगह है मेम्ब्रेन का, बहुत ज़्यादा जगह है मेम्ब्रेन का, जो बाउंड है किससे, वेसाइल से बंधा हुआ है, वेसाइल
वेसिकल से इस कॉल्ड क्राइटम्स, इसको कहते हैं क्राइटम्स। एक बार देख लेते हैं गोल्गी अपरेटस किसे कहते हैं। गोल्गी अपरेटस इसे ही कहते हैं, इस छोटी सी चीज़ को देख लेते हैं एक बार जूम करके, देख सकते हैं इसे कहते हैं अपना गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस इसे ही कहते हैं, तो अपने एनसीईआरटी बुक में अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब इसके बारे में और से पढ़ते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेमोरी, जैसे मैं बताया, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकेज ऑफ अ सेल प्रोडक्ट। जितने भी सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं यही बेचारा काम करता है। क्या क्या काम करता है? स्टोरेज करने का, मॉडिफिकेशन का, और जो भी सेल के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है वो कौन देता है? अपना गोल्गी अपरेटस। मान लीजिए अब हम सेल के बहुत अंदर चले गए हैं, हम सेल के बहुत अंदर चले गए हैं और उसके अंदर के बारे में सिस्टम पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आँख देखता है, कान सुनता है, और डाइजेशन ऑफ फूड मतलब पेट जो होता है हमारा डाइजेस्ट करता है, एंड कुछ कुछ चीज़ें जो प्रोटेक्ट करती हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो हमें हर एक चीज़ को मदद करती है। तो वही सेल के अंदर की चीज़ें हम देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन द कम्प्लेक्स वे शुगर्स आर मेड फ्रॉम अ सिंपल शुगर, सिंपल शुगर्स, 2 बार शुगर लिख दिया, ठीक है, गलती हो गई। सिंपल शुगर, सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपरेटस। जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं आर मेड फ्रॉम अ सिंपल शुगर्स इन गोल्गी अपरेटस। अब शुगर का मतलब ये अलग है, वो शुगर नहीं है, दूसरा शुगर है। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमर्स, लाइसोसोमर्स, लाइसो दिख नहीं रहा है, 2 मिनट, लाइसोमर्स, ठीक है। एंड आशा करता हूँ को समझ में आया। लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं एक बार। लाइसोसोम्स क्या है? दे कंटेन मेम्ब्रेन अबाउट सेसेस विद अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम क्या था बताता हूँ। एंजाइम आर मेड बाय RER। एंजाइम बनता है किससे? RER। RER का मतलब पता होना चाहिए, नहीं पता तो एक बार दिखाई देता हूँ आपको। RER, RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो RER से बनता है कौन? एंजाइम बनता है। एंजाइम क्या है? एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, सॉरी मतलब लाइजोसिस क्या है? लाइजोसिस के पास एक कंटेन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड है। बाउंड किससे बाउंड है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम से। एंजाइम क्या है? जो मैंने बताया RER, टू डाइजेस्ट द व्रोन आउट द सेल ऑर्गेनल्स। जो चीज़ों की जो भी चीज़ डाइजेस्ट करने के बाद व्रोन आउट करता है सेल ऑर्गेनल्स, उसको कहते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड, जब भी कोई सेल डैमेज होता है, लाइसोसोम में ब्रंट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ऑन सेल, हेंस कॉल्ड अ सुसाइडल बैग ऑफ सेल। कहने का अर्थ यही कि ये कैसा काम करता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सेल को चोट वगैरह लगी तो ये बेचारा ठीक करता है, या फिर उसे हटा के उसे न्यू रिप्लेस करता है, ठीक है। लाइसोसिस। आशा करता हूँ समझ में। इट इज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल। ये वेस्ट ऑफ मतलब जो भी वेस्ट निकलता है, मान लीजिए कि हमारे बॉडी से भी वेस्ट निकलता है, अब जिसे निकलता है, तो वैसे सेल के अंदर भी जो भी वेस्ट निकलता है किसके थ्रू निकलता है? लाइसोसोम्स के थ्रू। तो लाइसोसोम्स की ऊपर भी देख लेते हैं भाई, वो भी क्या है। लाइसोस ये रहा, देख सकते हैं लाइसोसस ये रहा अपना लाइसोसम। लाइसोसम ये रहा छोटा सा गोला वाला, यही है लाइसोसस, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आया स्टेप बाय स्टेप एनसीईआरटी के अंदर। कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछना। अभी सब कुछ नहीं हुआ है, फिर बोल रहा हूँ। माइक्रोशोन्ड्रिया, रिबोसोम्स एंड कुछ कुछ चीज़ें बाकी है, सेंट्रोइडल पता नहीं जो भी है, साइटोप्लाज्म तो हो गया, बाकी कुछ कुछ चीज़ें बाकी हैं। तो यही कहूँगा कि अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो बताना आप कमेंट सेक्शन में। यही कहना चाहूँगा आपसे कि प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।